हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन अ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपका एक सब्जेक्ट है और आज की इस वीडियो में हम आपकी इस सब्जेक्ट की यूनिट 3 के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो आपकी यूनिट 3 है इसका एक फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें की थी। ये आपकी यूनिट 3 है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद। तो इसके हमने फर्स्ट लेक्चर को ऑलरेडी देख लिया है। आपकी यूनिट 3 के फर्स्ट लेक्चर को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। ठीक है, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, स्पेशली नव संस्थागतवाद वाला टॉपिक रह गया था, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी देख लिया। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए ये नव संस्थागतवाद के टॉपिक को समझना, और इस यूनिट को पूरा समझने के लिए भी आपके लिए फर्स्ट वाला लेक्चर देखना कंपलसरी। तो प्लीज़ फर्स्ट वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि फर्स्ट वाले लेक्चर के बाद से जहाँ पे मैंने उससे फिनिश किया था वहीं से मैं यहाँ इस लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। तो वहाँ तक जहाँ तक हमने बातें कर ली थी, आई होप फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया है। तो उसके बाद यहाँ से अब बातें आगे शुरू की जा रही हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ज़्यादा बैकग्राउंड वगैरह नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी बातें फर्स्ट लेक्चर में हो गई हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें नव संस्थागतवाद यानी कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझना है। नव संस्थावाद या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, नव संस्थागतवाद कह लो या संस्थावाद कह लो, बात एक ही है। नया संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ है और जो इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे संस्थागत संरचनाएं, नियम, मानदंड और संस्कृतियों, व्यक्तियों की पसंद और कार्यों को बाधित करती है जब वे एक राजनीतिक संस्थान का हिस्सा होते हैं। यह दृष्टिकोण अमेरिका में 1980 के आसपास प्रभावी हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नव संस्थावाद की, तो नव संस्थावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि ये स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में ये शुरू हुआ था। ये वाला दृष्टिकोण न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो विचार है वो यूएसए में सामने आया था। ठीक है, ये जांच करता है कि जो संस्थागत संरचनाएं हैं, जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो नियम हैं, जो मानदंड हैं, जो भी नीति, जो मान्यता वो फॉलो करते हैं, जो संस्कृतियां हैं, तो वो किस तरह से इनको बाधित करती हैं। कहने का मतलब है जो संस्थाएं होती हैं वो किस तरह से किसी देश में जो नियम है, किसी देश की संरचना है के जो नियम हैं, जो मानदंड हैं, जो संस्कृति है उस व्यक्तियों की, उसको किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, नव संस्थावाद क्या है। देखिए, नव संस्थावाद के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसमें कई सारी बातें शामिल हो जाती हैं। आगे डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात को समझिए। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत एक पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, परंपरागत जिसे कह लो, पारंपरिक। ठीक है, एक पारंपरिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, पारंपरिक एक दृष्टिकोण होता है, ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम कहते हैं, और एक होता है मॉडर्न। ठीक है, एक ट्रेडिशनल होता है और एक मॉडर्न होता है। तो जो पारंपरिक होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, जो पुराना दृष्टिकोण है, और जो नया दृष्टिकोण है, ये इसमें क्या अंतर है। देखिए, ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण था, जो मॉडल था, मेथड्स था, जिसके द्वारा हम तुलनात्मक राजनीति को समझते थे, उसमें संस्था के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। जो संस्था थी, केवल केवल जो संस्था हुआ करती थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये अलग अलग जो राजनीतिक, स्पेशली जो राजनीतिक संस्थाएं थी बड़ी बड़ी, इनकी इन्हीं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता था। ये चीज़ आपने संस्थात्मक उपागम में भी पढ़ा है। ठीक है, संस्थात्मक उपागम यही था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक परंपरागत उपागम ही था, जिसमें क्या होता था, संस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लाइक दो देश हैं तो दो देश की विधायिका की तुलना कर ली। जैसे कि भारत में कानून बनाने वाली संस्था संसद है, अमेरिका में एक संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है। तो भारत, अमेरिका की जो कांग्रेस है और भारत की जो संसद है, कांग्रेस का मतलब वहाँ पर संसद है। ठीक है, तो अमेरिका की जो संस्था है विधायिका और भारत की जो संसद जो विधायिका है, उन दोनों की तुलना कर ली एक संस्था के रूप में, कि दोनों ही संस्थाओं में क्या अधिकार हैं, क्या कानून है, क्या नियम है। तो ये हो गया तुलना। मतलब ये मुख्य रूप से संस्था पर फोकस करता था, इंस्टीट्यूशन पर फोकस करता था, वो भी कानूनी औपचारिक दृष्टि से। ये था परंपरागत दृष्टिकोण।
लेकिन फिर जब मॉडर्न अप्रोच आती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे मॉडर्न मेथड्स आते हैं नए तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए, तो ये लोग पूरी तरह संस्था के विचार को इग्नोर कर देते हैं। ये कहते हैं कि संस्था को समझने से हम तुलनात्मक राजनीति को नहीं समझ सकते। संस्था वगैरह का जो मतलब सिद्धांत है जिसको परंपरागतवादी यूज़ करते हैं, ये सब बेकार है। इसको पूरी तरह नकार दिया इन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन वगैरह का कोई महत्व नहीं है तुलनात्मक राजनीति में। तो इस तरह इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह नकार दिया। इन्होंने कहा जो परंपरागत वैज्ञानिक हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले समर्थक हैं, वो क्या करते हैं, बस इंस्टीट्यूशन का ऊपर ऊपर से मतलब अध्ययन कर लेते हैं और इसके आधार पर तुलनात्मक राजनीति के जो विषय हैं उसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो ये गलत है, ये है वो है। इन्होंने कुल मिलाकर यही किया, जो मॉडर्न अप्रोचेस थे, उन्होंने बस कुल मिलाकर यही किया कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन वगैरह के विचार को पूरी तरह नकार दिया। तो एक तरफ आपने यहाँ पे दो बातें सीख ली। एक तरफ जो पुराने जो परंपरागतवादी जो थे, जो पुराने विचारक थे, या जो पुराना तरीका था, ठीक है, जो पुराना तरीका था, जो परंपरागत जो मेथड्स थे, अप्रोच था, उसको उसमें क्या था, उसमें संस्था पर ज़्यादा बल दिया गया। और जो मॉडर्न जो आधुनिक उपागम जो आए, उन्होंने संस्था को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तो इस तरह हुआ क्या, इस तरह हुआ ये कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म था इसे तो ख़त्म ही कर दिया एक तरह से नए टाइम पर आने के बाद। एक तरह से आधुनिक विचारकों ने पूरी तरह ही इसकी निंदा कर दी। और जब हम बात करते हैं परंपरागतवादियों के दृष्टिकोण की, तो जो परंपरागतवादी जो थे, इनके दृष्टिकोणों में भी कुछ कमियां थी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम आधुनिक उपागम की सुनते, अगर हम आधुनिक उपागम के जो समर्थक हैं उनकी बात सुनते, तो हम लोग इंस्टीट्यूशनलिज्म का यूज़ ही नहीं करते, संस्था वगैरह को देखते ही नहीं। ठीक है, ये बात थी, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब हम परंपरागतवादी को देखते तो हम संस्था को देखते, मन करता हमारा कि हाँ संस्था के द्वारा हम स्टडी करें। लेकिन फिर हमें पता चलता है यार संस्था जो परंपरागतवादियों का जो तरीका है संस्था को समझने का, उसमें कई सारी खामियां हैं, कमियां हैं। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो गई। तो इस कुल मिलाकर कहा जाए तो संस्था पर हमने अध्ययन करना काफ़ी हद तक कम कर दिया, जो कि गलत था काफ़ी। और उसी को सही करने के लिए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म सामने आया। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने कहा भाई संस्था आज भी महत्वपूर्ण है, और हाँ, संस्था के अंतर्गत हम सिर्फ कानूनी रूप से एक दूसरे देशों की संस्थाओं की तुलना नहीं करेंगे। कई दूसरे भी तरीके हैं, कई दूसरे भी आधार हैं जिनके आधार पर हमें, जिनके बेस पर हमें अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्थाओं के जो दूसरी अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनकी भी तुलना करनी है। अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग तरीके से, वैज्ञानिक रूप से भी हम तुलना करेंगे। तो ये था नव संस्थावाद। ठीक है, जो संस्थात्मक उपागम था उसका आप नया संस्थावाद के रूप में भी इसे देख सकते हो। इसने आधुनिक उपागम और परंपरागत उपागम दोनों को ही मतलब एक यहाँ पर इसने दोनों से हटकर अपना विचार यहाँ पर सामने रखा। जैसे कि परंपरागतवादी क्या करते थे, सिर्फ संस्था के ऊपर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन संस्था का जो तरीका था स्टडी करने का, इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से परंपरागतवादी स्टडी करते थे उसमें कई सारी खामियां थी। तो उसको नव संस्थावाद ने दूर किया। और साथ में कई सारे जो आधुनिक जो उपागम वाले जो समर्थक थे, आधुनिक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, संस्था वगैरह को पूरी तरह इग्नोर किया, उसके महत्व को नज़रअंदाज किया। तो नव उदारवाद ने इनको महत्व बताया कि भाई संस्था का आज भी महत्व है और संस्था की स्टडी हमें करनी पड़ेगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो ये था नया संस्थावाद। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। लेकिन यहाँ पर हम अब बस आपको एक बैकग्राउंड समझाया ताकि आप सारी बातें मतलब कनेक्ट कर सकें। तो अब यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि नया संस्थावाद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले शुरू हुआ। ठीक है, और ये क्या करता है, ये देखता है कि किस तरह से जो संस्थाएं हैं वो नियमों, मानदंडों और संस्कृतियों को प्रभावित करती हैं, व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये जो दृष्टिकोण है वो अमेरिका में 1980 के आसपास प्रभावी हो गया था। 1980 के आसपास ये ज़्यादा तीव्र गति से दिखाई दिया। नया संस्थागतवाद परंपरावादी विद्वानों के हितों को जोड़ने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये जो नया संस्थावाद है, संस्थागतवाद, ये परंपरागतवाद जो विद्वान थे पहले, उनके विचारों को भी जोड़ रहा है, उनके विचारों को भी ला रहा है कि हाँ हमें संस्था का स्टडी करना है, संस्था के बारे में हमें पढ़ना है। इसका मानना है कि व्यवहार पर संस्थागत बाधाओं की जांच किए बिना व्यक्तिगत राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक वास्तविकता की एक विषम
समझ लेता है। इन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर भी देखना पड़ेगा हमें कि कोई संस्था क्या कार्य कर पा रही है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय संसद को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, क्या भारतीय संसद व्यवहार के स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर अपनी पावर का यूज़ कर पा रही है या नहीं, तो इसको देखना व्यवहार का स्तर कहलाता है। तो नया संस्थागत जो विचार है, इसने कहा कि हमें व्यवहार के स्तर पर भी तुलना करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि जो संस्थाएं हैं वो किस तरह की बाधाओं का सामना कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, मैंने अभी आपको हल्का सा ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसी चीज़ को रिटर्न में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जो भी चीज़ें छूट गई हैं, जो भी छोटे मोटे पॉइंट, वो आपको रिटर्न में यहाँ पे अच्छे से सारी डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। आधुनिक शासन व्यवस्था में भी संस्थाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। संस्थाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उनके माध्यम से ही राजनीतिक नेता शक्ति का प्रयोग करते हैं और संगठनों के संसाधनों का उपयोग करते हैं। संस्थाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली, नौकरशाही, संसद, संविधान और न्याय व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और उन्हें राज्य के रूप में देखता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो भाई, आज के टाइम पर भी आधुनिक शासन व्यवस्था में भी ना संस्थाओं का महत्व है और इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनका आज भी महत्व है। संस्थाएं मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, संस्थाएं बहुत व्यापक अर्थ है। संस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो आती है, इसके अलावा कई दूसरे भी संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो किसी देश में राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब अगर एक ह्यूमन राइट का भी एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इंस्टीट्यूशन में। तो आज भी इंस्टीट्यूशन का, संस्थाओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये किसने कहा? नव संस्थागतवाद ने कहा। ठीक है, नव संस्थागतवाद ने एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाया कि जो आज की भी विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली, नौकरशाही, संसद, इनके स्ट्रक्चर को समझकर, इनकी इंस्टीट्यूशनी, जो इनका जो संस्थागत जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो इनकी ये जो संस्थाएं हैं, इसको समझने के बाद ही हकीकत में सही रूप से राजनीति को समझ पाते हैं, राज्य को समझ पाते हैं, स्टेट को समझ पाते हैं। अगर हमें भारतीय स्टेट को समझना है तो हमें, जाहिर सी बात है, भारत की सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना पड़ेगा, भारत की संसद को पढ़ना पड़ेगा। बिना इसके हम भारत के स्टेट को कैसे समझ सकते हैं, सरकार को कैसे समझ पाएंगे? इसके अलावा कुछ सुपर नेशनल, जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ का भी अध्ययन करता है और कुछ गैर सरकारी संगठनों जैसे कि व्यापार संघ आदि का भी अध्ययन करता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ, अपनी अपनी तरह की अलग अलग इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, सुपर नेशनल, ठीक, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इनका भी अध्ययन किया जाता है ताकि सही से चीज़ों को समझा जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संस्थाएं हैं उनका महत्व अधिक है, हम इनके महत्व को नकार नहीं सकते। ये किसने कहा? ये कहा नव संस्थावाद ने। नकार किसने दिया था? तो आधुनिक दृष्टिकोण था, जो आधुनिक उपागम थे तुलनात्मक राजनीति के, उन्होंने संस्थावाद को, या जो इंस्टीट्यूशनलिज्म था, उसको नकार दिया था पूरी तरह ही। लेकिन नव संस्थावाद ने उसको कहा कि देखो, महत्व है, संस्था का महत्व है। नव संस्थागतवाद के कारण 1980 के दशक में 1980 के दशक से राजनीति विज्ञान के विषय अध्ययन में पुनः संस्थाओं का महत्व दिया जाने लगा। अब इसका ही प्रभाव था कि 1980 के बाद से संस्थाओं का महत्व बढ़ गया वापस से। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है NGO। NGO मतलब होता है जिसको सरकार कोई फंड नहीं दे रही, अलग अलग देशों से थोड़ा बहुत फंड मिल जाता है, लेकिन कोई वो सरकारी संस्था नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति, कंपनियां फंड दे देती हैं। NGO मतलब यही होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स की संस्था है। वो कौन है? वो गैर सरकारी संस्था है, ये किसी सरकार के दबाव में नहीं है, ये एक वॉलंटरीली संस्था है, इसको फंड वगैरह मिलता है कई देशों से, कई कंपनियों से, और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है ये। तो गैर सरकारी संस्थाएं कई तरह की होती हैं, तो गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन बढ़ गया। मतलब जो अलग अलग जो गैर सरकारी संस्थाएं थी, जो किसी देश की नहीं थी, उनका भी अध्ययन किया जाने लगा अब, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, आगे आप समझेंगे। अब राज्य और सरकार के स्थान पर समाज से जुड़ी संस्थाओं की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। राजनीति को अब सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में देखा जाना, अब राजनीति को भी अलग तरीके से देखा जाने लगा, क्योंकि अब राजनीति की परिभाषा में भी परिवर्तन आया कि राजनीति क्या है? सत्ता के लिए संघर्ष है। और राजनीति समाज से जुड़ी जो संस्थाएं थी उसका भी अध्ययन किया जाने लगा। नव संस्थागतवाद के कारण, नव संस्थावाद कह लो, संस्थागतवाद कह लो, बात एक ही है। उसके कारण 1980 के दशक से राजनीति विज्ञान के अध्ययन में पुनः संस्थाओं का महत्व बढ़ गया, महत्व दिया जाने लगा। इसके कई कारण थे।
अब कई कारण थे कि जिसके कारण 1980 के दशक के बाद पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का अध्ययन एक महत्व का विषय बन गया। कई सारे कारण थे इसके, जैसे कि 1980 के दशक के बाद से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे कि अलग अलग जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी, इनका प्रभाव बढ़ा 1980 के बाद। जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आर्थिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इनका प्रभाव रहता है, तो प्रभाव विश्व में बढ़ा इनका। अलग अलग देशों की अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसके साथ ही राजनीतिक विद्वानों को फिर से राज्य में रुचि थी, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के दौरान इसकी भूमिका और प्रभुत्व में वृद्धि हुई। मतलब ये कि जो राजनीतिक विद्वान थे, अब उन्होंने राज्य के अध्ययन में रुचि लेने लगे, वो मतलब इंटरेस्ट लेने लगे कि हाँ, राज्य को अब हमें और अच्छे से समझना है कि स्टेट का बिहेवियर कैसा होता है, एक देश कैसे बिहेव करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या एक स्टेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको और डीपली देखा जाने लगा कि अब स्टेट की अवधारणा बदल रही थी राज्य की। राज्य का मतलब देश है यहाँ पे, ठीक है। तो अब राज्य का अध्ययन बढ़ गया। अब राज्य का अध्ययन इसलिए बढ़ गया था क्योंकि अब वेलफेयर स्टेट सामने आ गया ना। क्योंकि पहले क्या था, उदारवाद की नीति के तहत बहुत सारे देशों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ये भी देखा गया कि सरकार ने कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए। 1960 वगैरह के दशक में आप देखोगे कई सारी सरकारों ने कल्याणकारी कार्य करने शुरू कर दिए। कई सारी चीज़ें सरकारी हाथों में आ गई और सरकार वेलफेयर के कार्य करने लगी, जनता की भलाई के लिए कार्य करने लगी। कई सारी चीज़ें सरकार खुद खोलती थी, कई सारी कंपनियां वगैरह। तो राज्य का महत्व बढ़ रहा था, राज्य के बारे में स्टडी करना शुरू हो रहा था। तो कारण इसके कारण फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में संस्था का महत्व भी बढ़ गया। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि समान आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 1970 और 1980 के दशक में अलग अलग देश अलग अलग राजनीतिक और संस्थागत रास्तों का पालन क्यों कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये था, जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जो राजनीतिक विद्वान थे। अगर मैंने राजनीतिक वैज्ञानिक भी कह दिया तो कोई गलत नहीं होगा। जो वैज्ञानिक का अर्थ नॉर्मल यही होता है, किसी चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञाता। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अच्छा से ज्ञाता होता है, जानकार होता है, तो उसको हम उसका साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो लाइक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जो राजनीतिक विद्वान थे, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ पर भी आ गया कि 1970 और 1980 के दशक में कई सारे देश जिनकी स्थिति एक जैसी थी, जो बराबर के ही एक तरह से पैसे के मामले में, समाज के मामले में एक बराबर की स्थिति पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग रास्तों का चुनाव किया आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा क्यों था? तो इसलिए भी उन्होंने संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया। चौथा, वे यह भी जानना चाहते थे कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यमों में सुधार और राज्य की भूमिका को बदलने पर तेजी पर से जोर क्यों दिया जा रहा है। मतलब अब राज्य की भूमिका को बदलने पर जोर दिया जा रहा था इस अवधि में, ये भी बात थी, ठीक है। नव उदारवाद की विचार भी सामने आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। तो कई सारे विचार सामने आ रहे थे जिसमें राज्य की भूमिका को बदलने की बात की जा रही थी। जैसे कि भारत में क्या हुआ, 1990 के दशक के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, राज्य की भूमिका को बदला गया। तो इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है, इसके अध्ययन के लिए भी इन्होंने संस्थाओं के बारे में स्टडी करना अपना मतलब जारी किया, आगे बढ़ाया इसको। संस्थाओं का इस तरह से महत्व बढ़ा। संस्थाओं के अध्ययन का महत्व ना केवल राजनीतिक विज्ञान में, बल्कि अर्थशास्त्र और शास्त्र में भी बढ़ गया। यहाँ पे अध्ययन होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक में भी और समाज शास्त्र में भी, सोशियोलॉजी में भी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन बढ़ गया, इसका महत्व बढ़ गया था। जहाँ व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वभाव पर बल दिया जाता था, वहीं नवीन संस्थावाद के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार ही संस्था का आधार होता है। प्रसंग को समझने का प्रयास किया गया है। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्चुअली व्यवहारवाद क्या है, एक क्रांति कह सकते हो, व्यवहारवाद की आई थी, विचारों की एक क्रांति है, जिसमें हमने बात की कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर क्या चीज़ें हो रही हैं, इसे हमें देखना चाहिए, ठीक है। व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से रिएक्शन होता है किसी पॉलिसी का, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो ये व्यवहारवादी क्रांति थी, बिहेवियरिज्म था ये, ठीक है। इसे काफ़ी डिटेल में कभी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हल्का सा समझो कि व्यवहार का मतलब था कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये चीज़ें, ये विचार भी बढ़ रहे थे आगे, और इसी का एक नतीजा था कि नव संस्थावाद के अंतर्गत कहा गया कि हमें ज़मीनी स्तर पर भी देखना है कि कोई संस्था कितनी कारगर है, क्या कार्य वो ज़मीनी स्तर पर क्या कर रही है। माना कि भारतीय संसद के पास बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, माना कि जो भारत की संसद है
वो एक सर्वोच्च स्थिति रखती है भारत में, या जो भारत की न्यायपालिका है वो भी संसद के बराबर की स्थिति रखती है, वो भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो क्या वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पा रही है? क्या भारत की न्यायपालिका संसद के किसी कानून को रद्द कर पा रही है संविधान के दायरे में रहकर? तो इसे हमें ज़मीनी स्तर पर देखना है। क्या जो ब्रिटेन की संसद है, भले ही वो सर्वोच्च है, माना जाता है कि ब्रिटेन में सबसे ऊंचा अगर है तो वहाँ की संसद है। ब्रिटेन की संसद भारत की संसद अगर हम तुलना करें ना, तो भारत की संसद से भी ज़्यादा अधिकार ब्रिटेन की संसद को प्राप्त है, क्योंकि भारत की संसद के खिलाफ अगर हम देखें तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश संसद को मानना भी पड़ता है भारत की। लेकिन वहाँ पर हम देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की संसद, यूके की संसद सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, सुप्रीम है वहाँ की संसद। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर वो अपने ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर रही है या नहीं, इसको हम देखेंगे। तो ये हो जाता है नव संस्थावाद। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद हमें ऐतिहासिक संस्थावाद वगैरह को भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टार्टिंग से मैंने आपको क्या समझाया था। ठीक है, एक परंपरागतवादी थे, एक आधुनिक थे, और यहाँ पे फिर नए रूप में आया नया संस्थावाद। ठीक है, परंपरागतवादियों ने सिर्फ संस्था पर फोकस किया, आधुनिक जो विचारक थे, जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, उन्होंने कहा संस्था से कुछ नहीं होने वाला, हमें नए तरीके हैं हमारे पास, उससे हमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना है। लेकिन नया संस्थावाद ने बोला नहीं, हमें संस्था को महत्व देना है, संस्था का महत्व आज के विश्व में भी पूरा का पूरा बना हुआ है। और इस तरह नव संस्थावाद ने, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने इंस्टीट्यूशन के महत्व को उजागर किया पूरे विश्व में। और परंपरागत जो संस्थावाद था उसमें जो बुराइयां थी इसको भी इसने खत्म करने का प्रयास किया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक संस्थानवाद की। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, नव संस्थावाद के अंतर्गत 3 विचार प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। एक है ऐतिहासिक संस्थानवाद, दूसरा है तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद, और तीसरा है समाजशास्त्र संस्थानवाद। ठीक है, हिस्टोरिकल रैशनल चॉइस एंड सोशल एंड जो भी है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, ऐतिहासिक संस्थानवाद क्या है? देखो, संस्थावाद कह लो, संस्थानवाद कह लो, बात लगभग वही होती है, वही है, लगभग क्या वही है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है? तो यह एक दृष्टिकोण है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे समय अनुक्रम और पथ निर्भरता संस्था को समग्र रूप से प्रभावित करती है और राजनीतिक आर्थिक व्यवहार को आकार देने में भी मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि ये बात करता है किस तरह से एक समय, मतलब किस तरह से टाइम, किस तरह से इतिहास किसी चीज़ को बदलने में, किसी चीज़ को प्रभावित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। कोई विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। तो जो ऐतिहासिक संस्थानवाद है वो इस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी संस्था के ऊपर। ठीक है, इतिहास समय जो है उसमें एक तरह से कई सारी चीज़ों को बदलने की क्षमता होती है, उसमें कई तरह से प्रभावित करता है संस्थाओं को, या जो नियम कायदे कानून जो भी होते हैं उनको। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, जो ऐतिहासिक उपागम है इसका प्रयोग परंपरागतवादी भी करते हैं, तो ये भी आप वैसा ही समझें। ठीक है, जैसे परंपरागतवादी कहते हैं ना कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देखना जरूरी है, तो यहाँ पे इस नव संस्थानवाद में भी कहा जाता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देखना जरूरी है। एक हिस्टोरिकल अगर हम देख लेंगे, किसी संस्था का हिस्ट्री देख लेंगे, तो हमें उसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तुलना करने में हमें आसानी होगी। लेकिन हाँ, एक अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर ऐसा करते समय हमें ज़मीनी स्तर पर क्या बातें हो रही हैं इसे भी हमें देखना है। कि जैसे कि अगर मान लो हम हिस्टोरिकल चीज़ें देख रहे हैं, तो ऐसा करते समय हमें काफ़ी चीज़ें बारीकी रखते हुए एक काफ़ी अच्छे तरीके से देखना है, कोई मतलब कमी ना रह जाए, ये बात है। इसके साथ ही तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद, अब ये क्या है? देखिए, ऐसा मानना है, जो नव संस्थावादी हैं उनका मानना है कि जो ह्यूमन है वो रैशनल क्रिएचर है, वो एक जो मनुष्य है वो एक तर्कसंगत व्यक्ति है। ठीक है, तार्किक प्राणी है। ठीक है, तार्किक प्राणी है, तो उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता है। तो इसी तरह जो संस्थाएं हैं उसमें जो लोग हैं वो तर्क वितर्क के आधार पर अपने डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। और इस तरह संस्थावाद के अंतर्गत तर्क वितर्क को भी ज़्यादा अहमियत दे दी। किसने? नव संस्थानवाद ने। नव संस्थानवाद ने कहा कि जो संस्थाएं हैं वो तर्कसंगत आधार पर भी टिकी होती हैं, उनके पास भी अपनी तर्कसंगत करने की क्षमता होती है, वो तार्किक हिसाब से ही
प्रैक्टिकली जो डिसीज़न उन्हें लेना है वो उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग भी चलने का प्रयास करती हैं। लाइक कई बार आप देखोगे कि कोई सिद्धांत पुराना हो जाता है, लेकिन आपके सामने कोई नई सिचुएशन खड़ी आ जाती है, नई कोई विपदा आ जाती है आपके सामने। तो उस नई सिचुएशन से निपटने के लिए आपको कुछ व्यवहारवादी प्रैक्टिकली कार्य करने पड़ेंगे, जो आपको उस समय ज़रूरत हैं। तो ऐसे में तर्क संगत विकल्प यही कहता है कि अब हमें तार्किक रूप से भी सारी चीज़ों का स्टडी करना है, या तार्किक डिसीजन भी दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। समाज शास्त्रीय, हाँ, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये समाज को इम्पोर्टेंस देता है कि जो संस्थाएं हैं वो समाज से भी प्रभावित होती हैं। लाइक अगर हम देखें, भारत का समाज अलग है, अमेरिका का समाज अलग है। तो भारत में जो संसद है, अमेरिका में जो संसद है, उन दोनों के समाज अलग होने के कारण उनके ऊपर प्रभाव भी थोड़ा अलग होगा ही होगा। यहाँ पर जो अलग तरीके की जो मतलब संस्थाएं हैं, नीचे लेवल की अलग अलग जो जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका प्रभाव समाज का उनके ऊपर प्रभाव अलग होगा। और दूसरे देशों में जो संस्थाएं, उनके ऊपर उनके समाज के हिसाब से उनका संस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। लाइक देखो दोस्तों, समाज का प्रभाव ये भी होता है ना कि कोई समाज गरीब है, कोई समाज बहुत ज़्यादा अमीर है, टेक्नोलॉजिकल मामले में कोई समाज पिछड़ा हुआ है, कोई समाज टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। तो इस तरह संस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है उस देश के। यहाँ पे हमारी पहचान तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज। तो इसके अलावा इसके अनुसार आमतौर पर संस्थाएं हमारी संस्कृति और मानदंडों और मूल्यों का प्रत्यक्ष उत्पाद हैं। जो संस्थाएं होती हैं उसमें किसी देश के लोगों की संस्कृति तो झलकती है, ठीक है। जो हम तौर तरीके अपनाते हैं किसी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, वो उसी देश के तौर तरीके होते हैं। वे हमारे व्यवहार को भी तय करते हैं इससे। और इसके साथ ही जो संस्थाएं होती हैं वो समाज पर भी प्रभाव डालती हैं। कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो समाज के ऊपर अपने अपने तरह से समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं, समाज के व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो नव संस्थावाद में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐतिहासिक संस्थावाद भी शामिल है, ऐतिहासिक और तर्क संगत विकल्प संस्थानवाद भी शामिल है, समाजशास्त्री संस्थानवाद भी शामिल है। बाकी जो मैंने आपको समझाया है ना नव संस्थानवाद के बारे में, नव संस्थावाद के बारे में, वो मेनली आपके लिए वो इनफ है, वो आपको समझ में भी आ गया। ये सारी चीज़ें बस आपको लिखनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी चीज़ें, तो आप इन्हें भी मतलब लिखिए। और समझने के लिए आपको समझ तो आ ही गया है। बाकी मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँ तो देखो, नव संस्थावाद जो होता है, नव संस्थावाद, अगर नव संस्थावाद की बात की जाए तो नव संस्था जैसे कि जो पहले संस्थावाद था पुराना वाला, उसमें क्या होता था, उसमें जैसे कि जो कार्यपालिका थी, विधायिका थी और जो न्यायपालिका थी, मेनली ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस थे उसी का अध्ययन किया जाता था। लेकिन नव संस्थावाद में गैर सरकारी संगठनों का अध्ययन किया जाने लगा, जो एनजीओ हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है इसमें। इसके साथ ही जो व्यापारिक संघ हैं, जो दबाव समूह हैं, इनका भी अध्ययन इसमें हो रहा है। जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी इंस्टीट्यूशन के तौर पर कार्य करते हैं, इसलिए इसमें उनका भी अध्ययन होता है, इसलिए इसका विचार काफ़ी व्यापक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इस यूनिट का आपने फर्स्ट लेक्चर भी आई होप देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसीलिए प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।